चलिए नीचे हेडिंग दीजिए सामाजिक निबंध। सामाजिक निबंध। अब यहां से निबंध के टॉपिक शुरू हो गए। सामाजिक निबंध में हम लोग सबसे पहले निबंध करेंगे महिलाओं के बारे में। पुरुष बेचारे निबंध के विषय नहीं है। युवा पर आ सकता है, वृद्धावस्था पे आ सकता है, बचपना पे आ सकता है, बचपन, बचपन, युवा, वृद्धावस्था। इसके बाद हम लोग लिख दीजिए, इसी में आपको अगला नंबर हो गया ट्रांसजेंडर, समलैंगिकता, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, दलित, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना। तो सबसे इंपॉर्टेंट सामाजिक निबंध में अब महिलाओं पर भी कई टॉपिक चलेगा, आपको पूरा फुल डिटेल सीखना है महिलाओं के बारे में। फिर हम लोग देखें बचपन, युवा, वृद्धावस्था, कई बार तीनों मिला के दे सकता है। सुने होंगे आपने, इसमें बचपन खेल में खोया, जवानी नींद में खोया, बुढ़ापा देख के रोया। हाँ, सोया ही है, नींद में सोया और देख के रोया। तो वही क्वेश्चन निबंध में आ सकता है कि हाँ, तीनों जगह की स्थिति क्या होगी। भारतीय युवा ब्रेक हो सकता है, नारी में नारी सशक्तिकरण, आधुनिक नारी, भारतीय नारी, बहुत तरह की इसमें भी बातें सब चलेगी, सब लोग को ध्यान देना है। ट्रांसजेंडर, उसके बाद हो गया समलैंगिकता, समान नागरिक संहिता, दलित और जातिगत जनगणना। इतने टॉपिक पर जब निबंध आप सुनेंगे तो सामाजिक निबंध आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो नीचे आज हेडिंग दे महिला, हेडिंग दे महिला। चलिए ध्यान दीजिए। देखो, सबसे पहले है कि कोई भी निबंध लिखना है तो जिस टॉपिक पर निबंध लिखना है उस पर किसी प्रमुख व्यक्ति का कोई स्टेटमेंट हो, कविताएं हो, वो आपको याद होना चाहिए, ताकि निबंध लिखने के दौरान कोई भी विषय वस्तु हो, कोई टॉपिक हो, तो इनसे संबंधित उस बात में उसको इन किया जा सके। अब इसमें महिलाओं पर जो भी आपका कुछ अच्छे वाक्यांश हो सकते हैं, किसी का कथन हो सकता है, कविताएं हो सकती है, वो सभी आपको अभी हम लिखा रहे हैं कुछ कुछ, आप भी कभी इसमें ऐड होते जाएगा तो ऐड करते चले जाएंगे जो महिलाओं से संबंधित। तो इसमें नीचे हेडिंग दे दीजिए महिलाओं से संबंधित, महिलाओं से संबंधित प्रमुख कथन पब्लिक कविता, प्रमुख कथन पब्लिक कविता, कथन पब्लिक कविता। चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए, कुछ कविताएं स्टेटमेंट उनके फेवर में भी होगा, कुछ विरोध में भी होगा, आपको जैसा क्वेश्चन होगा उस अनुसार से ढालना पड़ेगा। तो इसमें पहला नंबर हम लोग देखें, सबसे प्रमुख एक व्यक्ति का स्टेटमेंट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने महिलाओं पर क्या कहा, वो भी कहे कि कोई भी समाज कितना विकास किया, इसका आकलन उस समाज के महिलाओं के द्वारा किए गए कार्य से हम मापेंगे। उन्होंने कहा कि कोई समाज कितना विकसित है उसका आकलन हम उस समाज के महिलाओं के द्वारा किए गए विकास से मापेंगे। महिला जो काम कर रही है तो थर्मामीटर है वो कितना डेवलप, मतलब कोई घर कितना अच्छा है उसके लिए थर्मामीटर है, उस घर की लड़कियां कितना अंतिम डिग्री लेके बैठी हुई। लड़कियां आईएएस पास है, बेटा बीए पास है, तो काम नहीं चले। लड़कियां बीए पास है तो थर्मामीटर ठीक है, जब बेटियां इतना पढ़ा रहा है तो बेटा को और बढ़ाएंगे। तो अंबेडकर जी का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, उसको हम लोग देखेंगे। दूसरा, स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है कि कोई भी पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता। उसी तरह भारतीय समाज का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक महिलाओं का विकास न हो, क्योंकि पुरुष और महिला भारतीय समाज के दो पंख है और एक पंख से कोई पक्षी नहीं उड़ सकता। यह स्टेटमेंट किनका है, स्वामी विवेकानंद का। तो बहुत बढ़िया उनका भी स्टेटमेंट है। इसी प्रकार कुछ स्टेटमेंट हम लोग लिखते चलेंगे। तो नीचे डैश देखे, किसी भी समाज के, किसी भी समाज के उत्थान का आकलन उस समुदाय के स्त्रियों के द्वारा, उस समुदाय के स्त्रियों के द्वारा, उस समुदाय के स्त्रियों के द्वारा किए गए विकास से, उस समुदाय के स्त्रियों के द्वारा किए गए विकास से मापना संभव है, मापना संभव है। नीचे राइट किनारे में ब्रैकेट में दे दे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दाईं ओर करना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नीचे डैश देके लिख दे, जैसे कोई पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता, जैसे कोई पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता, जैसे कोई पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता, नहीं उड़ सकता, वैसे वैसे ही किसी समाज का विकास, वैसे ही किसी समाज का विकास बिना महिलाओं के विकास के नहीं हो सकता, बिना महिलाओं के विकास का नहीं हो सकता। ब्रैकेट में स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। चलिए ध्यान दीजिए। तो देखो, ये सब निचला स्टेटमेंट है,
अब निचला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जैसे एक पंख से पक्षी नहीं हो सकता, तो भारतीय समाज का विकास बिना महिलाओं के उत्थान के नहीं हो सकता। तो जब निबंध उस टाइप का होगा जिसमें महिला सशक्तिकरण की बात होगी, नारी आरक्षण, महिला आरक्षण की बात होगी, तो ये सब स्टेटमेंट आपको कोट करना। इसमें कुछ हम लोग और देखें, कुछ कविताओं को देखें। बहुत बढ़िया मैथिली शरण गुप्त की कविता है। ये मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कविता आप लोग सुने होंगे, हाय अबला तेरी यही कहानी, हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, और आंखों में है पानी। तो देखिए ये स्टेटमेंट कम होगा, ये प्राचीन स्टेटमेंट वाला। अब कहीं आगे आधुनिक नारी, तो ये नहीं चलेगा। हाय अबला तेरी यही कहानी, आधुनिक नारी की कहानी यही है, आंचल में दूध आंखों के पानी, दूसरा के पानी निकाल कर देगी, दूसरा के पानी निकाल कर देगी। मॉडर्न नारी, आधुनिक नारी, तो आधुनिक नारी में फिर स्टेटमेंट नहीं लगेगा। जहां नारी पे अत्याचार की बात होगी, दहेज की बात हो रही है, जहां उनके उत्पीड़न की बात हो रही है, जहां वो कुछ नहीं कर सकती है, वहां पे मैथिली शरण गुप्त के स्टेटमेंट आप देंगे, हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। तो नीचे लिख दीजिए, नीचे अगला स्टेटमेंट लिखिए, हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध, आंखों में है पानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मैथिली शरण गुप्त। कई बार मैथिली शरण लेखक का होना बहुत जरूरी नहीं है, बात कैसा लिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। अब वो आधुनिक नारी रहेगा तो चलेगा नहीं। अब आधुनिक नारी में क्या होगा, अबला हो कि नहीं हो, नहीं हो, तो अगला स्टेटमेंट कर लीजिए, मैं अबला नादान नहीं हूं, मैं अबला नादान नहीं हूं, दबी पहचान नहीं हूं, दबी पहचान नहीं हूं। मैं उसे देखते जाना, मैं सीमा तक हिमालय, सीमा में हिमालय तक हूं, मैं सीमा में हिमालय तक हूं और खेल के मैदान तक हूं। मैं दो तीन रिश्ता बना दो, मैं मां और एक आदमी को बताओ, मां, बहू और पुत्री हूं, पुत्री हूं, अंतिम में पुत्री है तो नीचे कर लो, मैं लेखक और कवित्री हूं, मैं लेखक और कवित्री हूं। आधुनिक नारी रहेगा तो उसमें सब पावर दिखाना है, इसमें बॉर्डर पर भेजे, प्लेग्राउंड में भेजे, रिश्तेदारी की है, लेखक भी है, कवित्री भी है। इसमें और थोड़ा सा बढ़ा दो, मैं अपने भुजबल से जीती हूं, मैं अपने भुजबल से जीती हूं, मैं अपने भुजबल से जीती हूं। मैं लिख रहेगा आधुनिक नारी, नारी से व्यापारी यहां पर अंतिम सेट करना होगा। मैं अपने भुजबल से जीती हूं, मैं दो तीन और कोई काम बता दोगे, मैं निशानेबाज, निशानेबाज पहलवान और व्यापारी हूं, मैं निशानेबाज पहलवान और व्यापारी हूं, मैं आधुनिक नारी हूं, मैं आधुनिक नारी हूं। आधुनिक नारी का मतलब हर फील्ड में उनकी एंट्री देना है। और एक कविता लास्ट या शुरुआत आप अगर करते हैं इसमें तो अंक बहुत बढ़िया है, क्योंकि आधुनिक नारी का मतलब वो मैथिली शरण गुप्त के अबला वाला नहीं चलेगा तरीका, हर फील्ड में। इसलिए हमने कोशिश किया सीमा पर हिमालय तक हूं, मैंने पुलिस लाइन में भी चले गए और खेल के मैदान तक हूं, प्लेग्राउंड में भी सब पहुंच गए। मैं मां, बहू और पुत्री हूं, मैं लेखक और कवित्री हूं, मैं अपने भुजबल से जीती हूं, मैं निशानेबाज पहलवान और व्यापारी हूं, मैं आधुनिक नारी हूं। तो आपको निबंध जो आएगा आधुनिक नारी पे होगा। तो आधुनिक नारी का मतलब उसमें सब बोल्डनेस, मॉडर्न जो सोच रहे हो सब रहना चाहिए, सब धीरे धीरे याद करना है। अभी भी नहीं कि पूरा लाइन बाय लाइन रटना है, वहां कुछ पंक्तियां आपके दूसरे हो सकते हैं, लेकिन भाव लगभग लेके चलना है तुमको। निबंध में आपको मेन सबसे खूबसूरती यही है, अगर अंक लाना है तो। नेक्स्ट और कुछ चले हम लोग, नेक्स्ट चल दीजिए अगला नंबर। इसमें ध्यान दीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फ्रांस की फिलोसफर है, और उस फिलोसफर का नाम अगर महिला में नहीं लिखे निबंध में तो बहुत अधूरा है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर महिलाओं की बात करें तो उस महिला का नाम है सैमुअल द एडम्स। ये आप समझ सकते हो कि किसी भी महिला पर अगर निबंध लिखना है तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर दार्शनिक की बात होगी तो सैमुअल द एडम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम कोट करना है आप। इन्होंने क्या कहा, ये शुरुआत में इनकी स्थिति अच्छी रही, बाद में जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो इनके घर की स्थिति खराब हो गई, घर पे बम गिर गया, पिता मर गए। शुरुआत में जब इनके घर की स्थिति अच्छी थी तो ईसाई थे, तो इनको पूरी इच्छा थी, सैमुअल द एडम्स एक महिला है, इनकी इच्छा थी कि हम क्रिश्चियन का नन बनेंगे, नन बने महिला विवाह नहीं करके मानव की सेवा करें, हम प्रभु की सेवा करें। लेकिन जब घर की स्थिति बहुत खराब हो गई, समाज के द्वारा, घर के द्वारा, माँ के द्वारा, इस तरह के इनको डब किया गया कि धीरे धीरे नास्तिक हो गए, ईश्वर से पूरे सोच ही खत्म हो गया, ईश्वर को मानना ही बंद कर दिया। और इन्होंने एक बहुत बढ़िया पुस्तक लिखा, द सेकंड सेक्स। द सेकंड सेक्स आप नेट पर भी सर्च करोगे तो उसमें कई महिलाओं पर बड़ा बढ़िया विचार सैमुअल द एडम्स का मिल जाएगा। क्योंकि तीन सेक्स, फर्स्ट सेक्स पुरुष का माना जाता है, सेकंड सेक्स महिला, और थर्ड जेंडर में आप देखते हो ट्रांसजेंडर को। तो इन्होंने पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम है द सेकंड सेक्स, और द सेकंड सेक्स पुस्तक में सैमुअल द एडम्स ने एकदम खंगाल कर दी, इतना बढ़िया विश्लेषण किया कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसीलिए महिलाओं पर कोई भी निबंध में सैमुअल द एडम्स का स्टेटमेंट लिखना एकदम आवश्यक होता है।
अब इसमें द सेकंड सेक्स में इन्होंने साफ एक लाइन लिखा कि नारी जन्म नहीं लेती। अब सोचो इनका स्टेटमेंट कितना खतरनाक है, नारी जन्म नहीं लेती, बनाई जाती है, बनाई जाती है। अब देखो बड़ा खराब स्टेटमेंट। इन्होंने कहा कि हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारा वातावरण महिलाओं को वो अपने अनुसार बना देते हैं। जन्म तो सिंपल पुरुष भी लेता, महिलाएं भी लेती। और सैमुअल द एडम्स एक बहुत बड़े फिलोसफर है, महिला फिलोसफर है, और इन्होंने ही कई बात पर बड़ा ध्यान दिलाया। इन्होंने कहा कि जन्म के समय लड़का और लड़की दोनों ही, वो सिर्फ एक सेक्स चेंज, बाकी सब चीज वही है, दोनों में खून, किडनी, लिवर, फेफड़ा, जो बाकी संचालन है सब वही। हमारा समाज क्या करता है, वो जैसे जैसे बढ़ते हैं उनको बदलती है। समाज रिस्पॉन्सिबल है पुरुष और महिला बनाने, ईश्वर नहीं। हमारा समाज अब जैसे ही छोटा बच्चा भी है तो उसको जान के जन्म जब लिया तो जैसे ही बड़ा हुआ तो उसके खिलौना की बात करें, तो जब खिलौना की भी बात करें तो अगर लड़का है तो उसका खिलौना क्या आएगा, पिस्तौल, बैट, बॉल, ऐसा चीज आएगा जिससे उसके अंदर क्रूरता रहे, बाहर निकले। पिस्तौल का मतलब है वो चोर सिपाही खेलेगा और अपने साथी को कहेगा कि जब हम कहेंगे फायर तो तुम मरना, अगर वो नहीं मरेगा तो कहेगा अरे मर क्यों नहीं रहा है, और उसके अंदर क्रूरता रहा कि मरो, मर रहे हैं। बैट बॉल लेते ही उसको फील्ड चाहिए, खुला मैदान चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। वहां हमेशा उसको एक ही टेंडेंसी मैदान में है, कितना कस के मारे। फुटबॉल भी है तो पैर से मारे, बैट है तो उससे बॉल को मारे, नहीं बॉल मारे इधर उधर हो गया तो दोस्ती का मारना शुरू किए। लेकिन मारपीट, लड़ाई झगड़ा, बाहर निकलना, क्रूरता, डेवलपमेंट, ये सब हमारा समाज उसमें सॉफ्टवेयर ऐड करता है। अगर ये जन्म से लड़की जन्म ले ली तो समाज हमारा उनको नारी बनाता है, उनका खिलौना चेंज कर देता है। उनके खिलौने ये सभी नहीं होते, उनके खिलौने गुड़िया होते हैं, चूल्हा होते हैं, छोटे छोटे बर्तन होते हैं। उनके खिलौना का आइटम ऐसा है कि बाहर नहीं निकलो, घर का एक कोना देखो। अब किसी को चूल्हा मिला है छोटा सा खाना बनाने के लिए तो घर के कोना देखेगी जहां हवा भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उसको कल्पना है कि उसका आंच भी खत्म हो जाए, तो घर का एक कोना, बाहर नहीं निकलना। गुड़िया मिला हुआ है तो उसके अंदर ममता का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि गुड़िया को मारेगी नहीं, कभी गुड़िया का स्नान कराएगी, कभी बाल झाड़ेगी, कभी तमाम काम होगा, सिर्फ ममता का डेवलपमेंट होगा। क्या कर रही हो तो गुड़िया के खाना बना रही, जो होगा सब यहीं से संबंधित काम होगा। अब इसके कारण हम लोग देखें समाज में, ये तो देखो खाली जन्म के बाद हल्का सॉफ्टवेयर। सैमुअल द एडम्स ने कहा कि एक्सपेरिमेंट को उलट दो, हॉस्पिटल में जैसे ही जन्म होता है तो हमको 3 लड़का दो और 3 लड़की दो, और हम अपने पास रख के हम उसको रिसर्च करेंगे, रिसर्च की। अब तीनों लड़के को जान के गुड़िया दी, चूल्हा दी, और जो लड़की थी उसको बैट बॉल, फुटबॉल दी, और उसी रूप में उसको जीने दी। जब उसी रूप में जीने दी, कुछ बड़ा हुआ तो देखिए कि अद्भुत चेंज है। लड़के लोग के अंदर दया, ममता, इस भावना सॉफ्टवेयर डाउनलोड है, और लड़कियां मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ये वाला सॉफ्टवेयर चल गया। तो कह रही है कि देखिए हमारा समाज कैसे उसको चेंज करता है। अभी बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो हमारी किताब भी कम जिम्मेवार नहीं है, सब तरफ से सॉफ्टवेयर चल रहा। किताब भी क्या करेगा, मोहन खेलता है, ट्रांसलेशन में खेलने वाला ट्रांसलेशन लड़का का हो, और लड़कियों का देगा गीता खाना बना रही। तो वो बच्चा 1-2 क्लास में है तो उसका सबसे परम गुरु किताब है। किताब में जो लिखा हुआ कहेगा देखिए किताब में लिखा हुआ है। अब वो पढ़ रहा है गीता खाना बनाती, अब उसको कहेगा जाओ थोड़ा खाना बना दो, कहेगा हम लड़की हैं, वो जान रहा है ये लड़की का काम। अब यहां से ये जो एक्सपेरिमेंट देख रहे हो, ये एक्सपेरिमेंट किनका है, सैमुअल द एडम्स का है। ये कहां के चिंतक है, फ्रांस के चिंतक हैं, और इन्होंने कहा नारी जन्म नहीं लेती, बनाई जाती है। तो ये देखो इनका नाम नारी संबंधी कोई नहीं बन रहा, इनका नाम ले लिया का मतलब है कि लेखक अगर इनका नाम लेता है तो परीक्षक समझता है कि इस बच्चे के अंदर वैश्विक नारी जो चेतना जागृत करने में जिन लोगों का योगदान है उनसे परिचित। तो नीचे अस्तार लाके लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख फ्रांसीसी चिंतक, प्रमुख फ्रांसीसी चिंतक सैमुअल द एडम्स, सैमुअल द एडम्स, इनके नाम को अंडरलाइन कर देगा। सैमुअल द एडम्स की पुस्तक, बोलो किताब का नाम, हाँ, द सेकंड सेक्स, इन्वर्टेड कॉमा में कर देगा, द सेकंड सेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसका हिंदी वर्जन भी नेट पे आपको मिलेगा, इस पुस्तक पढ़ने से आपकी बुद्धि बढ़ेगी। द सेकंड सेक्स, सैमुअल द एडम्स की पुस्तक द सेकंड सेक्स में इन्होंने उल्लेखित किया है, कि क्लासिकल की इन्वर्टेड कॉमा, नारी जन्म नहीं लेती, बनाई जाती है। नारी जन्म नहीं लेती, बनाई जाती है। चलिए हम ध्यान दें, एक ऐसा ही स्टेटमेंट देख लो महिलाओं के लिए, कहीं भी पति पत्नी इस तरह का रहे, दहेज जिसमें दोनों का जिक्र है, तो उसमें यह स्टेटमेंट आप दे सकते हो, तुम हो तो घर लगता है वरना यहां डर लगता है। अब देखिए जिसमें स्टेटमेंट कब इसको यूज करो, जहां है पति पत्नी वाला संबंध, वहां पे कहना है कि पति के अंदर विचार क्या होना चाहिए कि जब पत्नी रहती है तभी लगता है कि घर है, अकेले तो यहां डर लगता है। तो घर और डर का सेट कर दी, तो आपको यहां तुम का मतलब यहां कौन है, महिला है, तो यहां लिख दीजिए नीचे 10 का स्टेटमेंट हो गया, तुम हो तो घर लगता है वरना यहां डर लगता है। वरना यहां डर लगता है। रामचरितमानस की भी 1-2 अगर चौपाई आप चाहेंगे तो उसको कर सकते हैं। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपदकाल। ध्यान दीजिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं, 4 चीज की परीक्षा आपदा में होती है, जब संकट में होगे तो 4 चीज से पकड़ तुम्हारा हो जाएगा, कि जिसमें नारी भी एक दिया गया है। तो लिख दीजिए धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपदकाल, परीक्षाएं जारी।
आपातकाल परीक्षाएं जारी। इसका अर्थ समझ में आया सबको? आपातकाल का मतलब है आपत्ति, संकट। चार चीज आपके पास है तो सही है कि गलत है, इन चारों की परीक्षा आपत्ति काल विपदा में होती है, जिसमें एक है धीरज। तुम्हारे अंदर कितना धीरज है, तुम्हारे अंदर कितने धर्म है, तुम्हारे कितने मित्र हैं। तुम कहोगे कि भाई बड़ा बढ़िया मित्र है, मालूम चला कि दोनों जा रहा है, एक एक्सीडेंट हुआ, दूसरा का जगह पड़ जाएगा, फिर मैं निकल चल, या कोई काम खत्म है, बोल भी नहीं सकता। तो आपातकाल में समझ में आएगा मित्र है कि नहीं। यहाँ आपका धीरज, अब कोई संकट आया तो आप कितना देर तक वहां धैर्य धारण किया। धीरज मैंने धैर्य, तो ये धीरज कितना है, कितना आप धार्मिक है। संकट आया भगवान को ही छोड़ दिए, भगवान रहता था संकट आता, कल भी रहता धर्म। जब संकट आएगा दूसरा परीक्षा परिवार कहा गया भगवान की पूजा बंद, बहुत हम देख लिए। तो ये आपत्ति काल में ही पता चलता है कितना तुम धार्मिक। तो ये धीरज, धर्म, मित्र और नारी, चौथा नंबर जो दिया गया है इसमें स्थान किनका है, नारी का, पत्नी का। और ये चारों की परीक्षाएं आपदा काल में होती है। तो कहीं परीक्षा टाइप में रहेगा तो ये वाला स्लोगन आपको चलेगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, अगला नंबर हम लोग चले। एक और आप लोग रामचरितमानस का बड़ा बढ़िया सुने होंगे, ढोल गंवार उल्टा वाला चलता है। हाँ, तो ढोल गंवार वाला जो है ये जनरली यूज नहीं कीजिएगा, जब वैसा रहेगा तब उसको मेन चलना है। तो ये रामचरितमानस का एक विवादित चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब है तारण के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब है तारण के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब है तारण के अधिकारी। ध्यान दो, इसका अर्थ क्या हुआ। कई लोग इसका अर्थ निकालते हैं तारण माने पिटना, वो कहते हैं बिना पिटे ढोलक आवाज नहीं करे। और गंवार जो नहीं पढ़ रहा है उसको बिना मारे उसको बातें समझ में नहीं आए, जानवर को भी नहीं लगे तो बात समझ में नहीं आए। और उसी श्रेणी में महिलाएं भी, बात समझिए। तो तुलसीदास कहते हैं कि बिना तारण के ये जो देख रहे हो पांचों, बिना उसको सुनेगा ही नहीं। अब उसमें ढोल है, गंवार है, शूद्र है, पशु है और नारी है। नारी की तुलना पशु से करो तो कई, हाँ, लेकिन इसमें बात को आप समझिएगा, यहाँ पे तारण का अर्थ आपने गलत समझा। तारण का अर्थ मारना नहीं होता, तारण का अर्थ एक सही नियंत्रण में रखना होता है। ढोल को तुम मारोगे तो फूट जाए, ढोल को एक सही सामंजस्य में बांध के रखना होता है। पशु को भी हर समय मारना नहीं है, सही सामंजस्य में उसको बैठा के रखना है, बांध के रखना है, वो तारण कहलाता है। तो यहाँ पे खास ये जो देख रहे हो, यहाँ पे कब इसका प्रयोग होगा वो चलेगा, समानता वाला बम नहीं पटक, समानता नहीं पटकना है। लेकिन कई बार होगा क्या, उच्छृंखल नारी। अब जहां दे रहा है कि एकदम नारी के कारण किसी तरह की घटनाएं हो रही, नारी के कारण घरेलू विवाद, तो उस तरह में आप फिर नेगेटिव एक दो है हल्का एडजस्ट कर सकते, लेकिन उसको भी जस्टिफाई करके बहुत ज्यादा उसमें नहीं चलना है। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, और भी बहुत सारे आपको स्लोगन चलते रहेंगे, तो इसके लिए कम से कम एक पेज आपको छोड़ना है। बीच बीच में आप भी कहीं पढ़ रहे हो और महिलाओं पर बड़ा बढ़िया कोटेशन मिल रहा है, तो आप उसमें ऐड करो। बात फिर निबंध लिखते समय, देखो अभी क्या है, आप सारे लोगों को बैसाखी से ही चलना। बैसाखी का मतलब क्या है, अभी जो निबंध लिखोगे तो उसमें सहारा से चलना है, किसमें कौन वाला दे दे, कहां दे दे, कितना बार लिखेंगे, तो अभी आपको चलना। धीरे 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 आप खुद बैसाखी खोजते खोजते एक अच्छा निबंध लिखने लगो। आपको खुद लगेगा कि यहाँ पर ये पंक्ति बड़ा सूट कर रहा है, यहाँ पे ये लाइन अंबेडकर जी का लिख देते हैं, यहाँ पे लास्ट हो रहा है तो यहाँ पे हम इनकी बात लिख देते हैं। गांधी जी का भी कोई बात आप लिख सकते हो, गांधी जी का स्टेटमेंट लिखा है इसमें नहीं, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, इस सब आप लिख सकते हैं। तो इसमें गांधी जी का ही स्टेटमेंट है, लिख दीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर का भी स्टेटमेंट कर लीजिए, लिख दीजिए। जब कोई पुरुष शिक्षित होता है, जब कोई पुरुष शिक्षित होता है तो एक घर शिक्षित होता है, तो एक घर शिक्षित होता है, एक घर शिक्षित होता है। जबकि जबकि एक महिला शिक्षित होती है, एक महिला शिक्षित होती है तो दो घर शिक्षित होता है, तो दो घर शिक्षित होता है। महिला शिक्षित होती है तो दो घर शिक्षित होता है। बोलो ये मतलब समझ में आया। लड़का पढ़ेगा तो एक घर पढ़ा, लड़की पढ़ेगी तो दो घर, क्योंकि जहां रह रही है वहां भी जो बच्चे छोटे हैं उसको पढ़ाएगी तो एक पढ़ो, और जहां जाएगी फिर वहां जो बच्चे होंगे उन लोग को फिर पढ़ाना शुरू करेगी, तो डबल घर पढ़ेगी। तो एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, एक रविन्द्रनाथ टैगोर का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है कि नारी ईश्वर का सृजन मात्र नहीं, हृदय का सौंदर्य है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का स्टेटमेंट है, तो नीचे लिख दीजिए, नीचे लिखते हैं, नारी ईश्वर का सृजन मात्र नहीं, नारी ईश्वर का सृजन मात्र नहीं, हृदय का सौंदर्य है, हृदय का सौंदर्य है। ब्रैकेट में रविन्द्रनाथ टैगोर, हृदय का सौंदर्य है, ब्रैकेट में रविन्द्रनाथ टैगोर। ऊपर महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था, रविन्द्रनाथ टैगोर। एक बड़ा बढ़िया स्टेटमेंट है, व्यक्ति नहीं है मालूम, लेकिन बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, उसको सुन लीजिए। स्टेटमेंट है कि यदि पुरुष में महिला का गुण आ जाए तो वो महान हो जाता है, लेकिन अगर महिला में पुरुष का गुण आ जाए तो वो उल्टा हो जाती है। बड़ा रिवर्स है। पुरुष और महिला का स्टेटमेंट देखो क्या, अगर कोई पुरुष है और उसमें महिला का गुण आ जाए, महिला का गुण कई बार घर में होता है कि बड़ा दयालु है, ये बड़ा बढ़िया है, ये एकदम इसको लड़की में जन्म होना चाहिए। कई बार ऐसे घर में लड़कों पर भी सुनने के लिए आपको मिले। तो अगर पुरुष में महिलाओं का गुण आ जाए तो महान हो जाता है, लेकिन अगर महिला में पुरुष के गुण आ जाए, ये एकदम टाइट होकर चलती है, ये एकदम कुछ सुनने नहीं करती है, दया तो इसको एकदम है नहीं, तो उल्टा हो जाती है। उल्टा मैंने कुल को खत्म करने वाला। तो इसका मतलब महान कौन हुआ, पुरुष की महिला, महिला ये गुण जिसमें चला गया वो महान है। पुरुष ऐसा है कि जिसमें गया बटा बैठा दे,
बात समझो। तो ये कथन का स्टेटमेंट ये कह रहा है कि महिलाएं देखिए कितनी महान है। एक अन्य स्टेटमेंट है कि यदि विश्व के सभी पुरुष अचानक मर जाएं तो सृष्टि का संचालन संभव नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, सृष्टि का संचालन संभव है, लेकिन यदि अचानक सभी महिलाएं मर जाएं तो सृष्टि का संचालन संभव नहीं। देखो, अचानक सब महिला मर जाए तो पृथ्वी खत्म, नाश हो जाए, पुरुष है तभी खत्म। लेकिन अचानक सब पुरुष भी मर जाए, टोटल पुरुष मर जाए, तभी सृष्टि का संचालन संभव है, सृष्टि आगे बढ़ेगी। तो महिलाओं का द्वारा आप समझ सकते हो कि सृजन को आपको दिखाना कि सारे पुरुष के मरने पर भी सृष्टि का संचालन हो सकता है, लेकिन सारे महिलाएं मर जाए तो सृष्टि संचालन नहीं हो सकते। तो ये सभी आपको मेन स्टेटमेंट है। तो नीचे इन दोनों स्टेटमेंट को भी कर ले, नीचे डैश करके लिख दीजिए, नीचे डैश करके लिख दो। यदि यदि किसी पुरुष में महिला का गुण आ जाए, महिला का गुण आ जाए तो वह महान हो जाता है, तो वह महान हो जाता है। परंतु यदि किसी महिला में पुरुष का गुण आ जाए, परंतु यदि किसी महिला में पुरुष का गुण आ जाए तो वह उल्टा हो जाती है। नीचे डैश करके लिख दो। अचानक सृष्टि के पुरुष विहीन होने से, अचानक सृष्टि के पुरुष विहीन होने से सृष्टि का पुनरुत्थान संभव है, सृष्टि का पुनरुत्थान संभव है। सृष्टि का निर्माण संभव है, परंतु अचानक सृष्टि के महिला विहीन होने से, अचानक सृष्टि के महिला विहीन होने से सृष्टि का पुनर्संरचना संभव नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसमें ध्यान से समझिए। अब नारी पर एक स्लोगन आपको दे दिए, आधुनिक नारी देगा तो भी हमने कर लिया, लेकिन उसमें अवला नहीं करना है, उसमें फॉर मिला देना है कि हम सब जगह है, हिमालय से लेकर मैदान तक, इधर व्यापारी तक, इधर जिधर खोजिए हम उधर है। तो उस नारी को हम लोग क्या कहेंगे? आधुनिक नारी। अब नारी से विषय वस्तु क्या निबंध यूपीएससी में रहा है, क्योंकि हम लोग को मॉडल यूपीएससी का ही मॉडल चलना है, तो क्या रहा है, कैसे शुरुआत करेंगे, और पूरे पेज की शुरुआत के लिए 2 दिन का क्लास होगा। 2 दिन में उनकी पूरी कहानियों को समझना हो, और तब फिर निबंध कोई एक टॉपिक पर हम लोग कैसे लिखेंगे विस्तार आपको देंगे। खास उन मुद्दों पर ही चलेंगे जिस पर आप कम लिख सकते हो, फिर हम लोग उस पर सोचेंगे, और 1-2 निबंध जैसे लिखाएंगे तो महिलाओं का स्टॉपेज खत्म हो जाएगा। तो अभी 2-3 क्लास अभी महिलाओं पर ही चले, उसके बाद तब फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो इतना पहले कोशिश करना कि धीरे धीरे दिमाग में सेट होते चला जाए, ठीक है ना।